ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा है, ये आप लोगों के बीच में आई है और ऐसी ही परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमको पूरा करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये बीड़ा उठाया। क्योंकि बहुजन नायक काशीराम साहब ने इस देश के अंदर साहू फूले अम्बेडकरी जो विचारधारा है उसको जन जन तक और बहुजन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था, वो कार्य अब नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग जागरण और महाजागरण का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं और इसको चला रहे हैं। क्योंकि साथियों, परिवर्तन करना जरूरी है और जब तक समाज के अंदर लोगों का विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। विचार ही एक ऐसा व्यक्ति के अंदर है जो परिवर्तन करने से ही कुछ होने वाला है। जैसे जीवन जीने में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसा व्यक्ति के अंदर विचार होता है वैसा ही वो आचरण करता है। अगर कोई व्यक्ति है और उसके दिमाग में अगर गलत विचार आ जाता है तो उसका आचरण भी गलत हो जाता है। चोरी करने का विचार आएगा तो आचरण में चोरी दिखेगी और वो जाएगा कहीं ना कहीं करेगा, बराबर है ना, करेगा ना। हाँ, क्यों? वो विचार उसके अंदर आया और उस विचार ने उसको मोटिवेशन किया। तो ये जो विचार परिवर्तन है ये बहुत ही ज्यादा बारीक काम है और समाज के अंदर ये मूल काम है। जैसी विचारधारा के प्रभाव क्षेत्र में अगर आप आएंगे वैसा आपका सोचना, आपका उठना बैठना बोलना आचरण हो जाएगा। तो मूल परिवर्तन है। इस परिवर्तन को लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई है। ये है परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन विचारों का, यात्रा मतलब सफर करना। तो सफर तो हम कर ही रहे हैं और परिवर्तन करने के लिए आपके बीच में आपको समझा रहे हैं। आप समय दे रहे हो, हम भी समय दे रहे हैं। दोनों दुखिया इकट्ठे हो गए हैं। अब हमारी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे कि अब हमारी समस्या क्या है, तो परिवर्तन होगा। क्योंकि हम इकट्ठे हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तो ये है परिवर्तन यात्रा का। और जो विशेष मैसेज आपको हमने देना है कि जो सीरियस बात है वो सीरियस बात भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो यात्रा में हम चल रहे हैं और जो 2-4 मुद्दों पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि जो हमने हैंडबिल छापा हुआ है वो पर्चा, उसमें 29 मुद्दे हैं और वो 29 मुद्दे ऐसे हैं कि मैं सभी मुद्दों पर नहीं बोल सकता। अगर बोलूंगा तो ज्यादा 4-5 घंटे बोलना पड़ेगा, तो मैं भी थक सकता हूं और आप लोग भी थक जाएंगे और मेरी बातें सुनना छोड़ देंगे और उठ करके चले जाएंगे। क्योंकि वो ज्यादा बोलने से आपके सिर के ऊपर से जाने लगेगा। तो मैं उतनी ही बात करूंगा जितना आपके दिमाग में बैठ जाए। साथियों, इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था। उस आजादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस समय पर अंग्रेजों के विरोध में ये जो अंग्रेज विदेशी थे, ये अंग्रेज विदेशियों के विरोध में जो आंदोलन इस देश में चल रहा था आजादी का, वो आजादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई, जिसमें हमारे लोग संघर्ष किया हमारे लोगों ने। और हमारे लोग उस संघर्ष में जेल गए, लाठियां खाया हमारे लोगों ने और जेल भी गए।
और जेल ही नहीं, हमारे लोग अपनी आजादी के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए कि इन काले, ये जो गोरे लोग हैं, इन गोरे अंग्रेजों के साथ हमें आजादी मिलेगी और आजादी जो मिलेगी उससे हमारे हालात ठीक हो जाएंगे और हम इनकी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो आजादी का आंदोलन चला, वो आजादी का आंदोलन कांग्रेस नाम का संगठन था, तो वो आजादी का आंदोलन चलता था। वही कांग्रेस संगठन कांग्रेस पार्टी के रूप में तब्दील हो गया और उस आंदोलन को लीड कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही है ना बातें? हाँ, गांधी जी लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे उस आजादी के आंदोलन का। और इस देश के अंदर अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों ने इस देश के अंदर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं। वो ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेज गांधी जी को देकर गए और गांधी जी ने अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाई उसमें नेहरू जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 1950 को ये देश भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की जनता को सुपुर्द कर दिया। 26 मतलब ये है कि हमें वाणी स्वतंत्रता का अधिकार पहले नहीं था। हम अपनी अभिव्यक्ति किसी के साथ व्यक्त कर सकें, हम भाषण कर सकें, हम अपनी बात किसी के सामने रख सकें, हम किसी का विरोध कर सकें या किसी का समर्थन कर सकें, ऐसी हमें आजादी नहीं थी। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब बाबा साहब ने रानी को और मेहतरानी को एक लाइन में खड़ा कर दिया, रानी को बराबरी पर ला दिया। इधर जो मेरे लोग हैं इनके बराबर में तुमको ला करके खड़ा कर दिया ना। हमारे लोगों को तो अधिकार नहीं था, रानी को ही था ना। रानी की नसबंदी कर दी और नानी को ऑपरेशन करके इधर लाकर खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इस देश की जनता को, हमारे लोगों को राजा बना दिया। क्या हमारे लोगों को इस बात का पता है कि हमको राजा बना दिया गया? नहीं मालूम। यही बताने के लिए तो आया हूं। ये नहीं मालूम, इसी के लिए तो हमारा सत्यानाश हो रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में हमको जो अधिकार दिया वो ये है, 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वैल्यू 1 वोट। एक आदमी की कीमत 1 वोट होगा, 1 वोट की कीमत 1 आदमी होगी। मतलब वो जो 1 वोट है वो 1 आदमी के बराबर है और ये आदमी 1 वोट के बराबर। मतलब इसको पर्सनल अथॉरिटी दे दिया बाबा साहब ने। ये नया शब्द है, पर्सनल अथॉरिटी दे दिया। अथॉरिटी समझते हो? पावर, पर्सनल पावर डाल दिया प्रत्येक आदमी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो लोग कहते ना, वो फलाने फलाने चुनाव लड़ रहा था, 1 वोट से हार गया। समझ में आया इसकी वैल्यू क्या है? 1 वोट से हार गया, 1 वोट से जीत गया। तो लोग कहते हैं ना, हार जीत तो 1 वोट से भी हो जाती है। तो इसका मतलब वो 1 कितना कीमती है, ये हमारे भोले शंकर लोगों को पता है? नहीं मालूम। ये भोले शंकर लोग हैं, समझ में आ रहा है? इनका नाम रखा है मैंने, भोले शंकर। हाँ, तो वो इतनी ज्यादा अथॉरिटी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और इस देश की जनता को राजा बना दिया कि तुम जिसकी चाहो सरकार बना सकते हो और जिसकी चाहो सरकार गिरा सकते हो। नेता तुम बनाओगे, वो नेता सरकार बनाते हैं। वो सरकार बनाने की अथॉरिटी समाज को दिया डॉक्टर बाबा साहब।
बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि मेरे लोगों के पास शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, इनके पास धन नहीं है, धरती नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनकी मान सम्मान स्वाभिमान भी नहीं है, क्योंकि जाति के आधार पर मान सम्मान होता है। तो वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई मनुवादियों ने, मनु ने बनाया, उस मनु की व्यवस्था में हमारे लोग तो शूद्र और अति शूद्र है। शूद्र है वो आज ओबीसी है, जो अति शूद्र है वो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है उसके साथ छुआछूत है। आज भी होता है, गांव में भेदभाव होता है, आज भी जिंदा है। और इन मनुवादी व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं वो उसका एज ए टीज पालन करते हैं और उसको संचालित भी करते हैं वो लोग, और फिर कहते हैं हम लोकतांत्रिक हैं, देशभक्त हैं। साला तुम्हारी देशभक्ति पे तो मुझे लगता है कि खड़े होके पेशाब कर देना चाहिए ऐसे जा करके, इतने बड़े देशभक्त है। क्यों? इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भूखमरी, अत्याचार सब कुछ जीवित है। और ये जो गुलामी है ये दुनिया में मात्र भारत में है, ये गुलामी दुनिया में और कहीं पर भी नहीं। ये आदमी आदमी को नहीं छूता है। लेकिन अभी क्या है, ये मनुवादी पार्टियां आपके बीच में आती हैं और इसके बाद हमारे लोगों के घरों में आकर खाना खाती है। अभी राहुल गांधी बहुत खाना खाता है, और फिर आपको पहली बात तो दलित कह करके जूता मारते हैं। हम लोग दलित तो है नहीं, बाबा साहब ने तो नहीं हमको दलित कहा, बाबा साहब ने तो संविधान में हमको शेड्यूल कास्ट कहा, शेड्यूल कास्ट कहा। फिर तुम क्यों दलित कहते हो अपने आप को? ये जो दलित जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और कांग्रेस ने इस शब्द को बनाया। जगजीवन राम जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे शेड्यूल कास्ट के, उनके माध्यम से ये दलित शब्द हमारे लोगों को थोपा गया, और हमारे लोग दलित। तो इस तरीके से ये बात समझने की जरूरत है। तो वो लोग क्या कहते हैं, दलितों के घर में खाना खाया मतलब साला हमारे ऊपर तुम एहसान कर रहे हो। एक तो एक टाइम का खाना भी खाकर चला गया, ऊपर से दलित कह के जूता भी मारता है। और वो लोग जब खाना खाने के लिए आते हैं तो पानी अपना लेकर आते हैं, और जिसके घर में खाना खाते हैं उसको पहले से थोड़ा पैसा वैसा देकर बोलते हैं बढ़िया सा इंतजाम करना, और घर में जहाँ कच्ची जगह हो, जहाँ गोबर से लिपाई पुताई हो, वहां पर बैठाना। टीवी पे दिखाएंगे कि ये कितने बड़े हितैषी हैं हमारे लोग। तो ये इस तरीके का क्यों आते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे लोगों को पर्सनल अथॉरिटी दे दिया, 1 वोट 1 वैल्यू 1 वैल्यू 1 वोट की, उसकी वजह से आते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सरकार बनती है। और अगर नहीं आएंगे तो हमारे लोग वोट नहीं देंगे तो ये सरकार कैसे बनाएंगे? और सरकार नहीं बनाएंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार कैसे करेंगे? तो हमारे वोटों से सरकार बनाकर हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, जुर्म और जास्ती और उत्पीड़न करने का काम करते हैं। क्यों? इस बात की उनको समझ है कि वोट की अथॉरिटी क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी ताकत क्या है। जो हमारे पुरखे ने हथियार हमको अपनी सुरक्षा के लिए दिया था, वो हमारा आदमी क्या करता है, वो कोई नेता आया और कंधे पर हाथ रख दिया तो वो उतने में ही खुश हो जाता है। जैसे टायर में हवा भर दो तो वो जितना ज्यादा हवा भर दो उतना ज्यादा रोड पे तेजी के साथ दौड़ता है, जंप लेता है। इसको अनुभव है, जंप लेता है। जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, कौन सा है? नाइट्रोजन गैस को गुब्बारे में भर दो तो उतना ज्यादा उड़ता रहता है, उड़ता है ना। तो वो गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो हमारा आदमी भी उड़ता रहता है। तो ये किया साथियों, 70 साल की आजादी में जो हमें ये अधिकार हमारे पुरखे ने दिया, उसकी ताकत को हमारे लोगों ने समझा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझा। और ये जो वोट का अधिकार है ये एक धारी तलवार थी, पहले एक धारी तलवार थी। इस बात को
कांग्रेस पार्टी के लोग जानते थे, तो वो हमारे लोगों पर चलाते थे। और हमारे लोग क्या कहते थे, देखो ये जो पार्टी है ना, ये हमारी माई बाप है, इसने हमको आजादी दिलाया देश में, और ये देशभक्त पार्टी है। और वो लोग हमारे लोगों का वोट लेकर के हमारे लोगों को ही काटने का काम करते थे। और उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया इस देश में, उनके आंदोलन को और उनकी जानकारी और ज्ञान को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खोदकर जमीन में गाड़ दिया था और मिट्टी डाल दिया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस जमीन के नीचे क्या खड़ा है। तो ऐसा उन्होंने किया। इस देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुए जिनका नाम बहुजन नायक काशीराम जी है। वो काशीराम साहब ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो उनको समझ में आया कि संविधान में जो ताकत मेरे लोगों को दी गई है, इसकी कीमत इनको पता नहीं है, ये भोले शंकरों को। तो उन्होंने नारा दिया काशीराम साहब ने, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हवा में नहीं नारा दिया। हमारे लोगों, काशीराम जी को पता था कि ये जो भोला शंकर समाज है, इसको पता ही नहीं है कुछ, इसका क्या करना है। तो उन्होंने नारा दिया कि इनको जगाना होगा, तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा कहा। फिर दूसरा नारा उन्होंने दिया और कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम्हारी जितनी जनसंख्या है उतनी तुम्हारी इस भारतीय संविधान ने हिस्सेदारी को निर्धारित किया हुआ है, लेकिन तुम्हें लेना होगा संघर्ष करके। क्यों करना होगा संघर्ष, वो बताता। मैं भाषण करना मुझे नहीं आता है, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको बात समझ में आ जाए। 26 जनवरी 1950 को जो देश में संविधान लागू हो गया और 1952 में इस देश में आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 56% टिकटें इस देश के सवर्णों को नेहरू ने दिया और अपने भाई बंधु और सहोदरों को चुनवा कर लाए। और इस देश की संसद पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की नींव रखी थी, वो लोकतंत्र लागू ना करके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो बच्चों का चच्चा है कहते हैं, उसने इस देश के अंदर लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र लागू कर दिया। क्या किया, लूट तंत्र खड़ा कर दिया। अभी किसी सरकारी विभाग में जाओ तो क्या बोलते हैं, अरे वो भलाने कर्मचारी काम नहीं करता है, घूस लेता है, बिना पैसे के काम नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है, ये लूटने का तंत्र है। बाबा साहब लोग का लोकतंत्र अगर धरती पर उतार दिया गया होता तो आज यहाँ कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी पीड़ित नहीं होता। लेकिन उस लोकतंत्र को आज तक इन मनुवादी पार्टियों ने नहीं लागू किया। तो कांग्रेस पार्टी को काशीराम साहब कहते थे, ये नागनाथ है, ये नागनाथ है। जब नागनाथ डसता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है। कहते थे ये नागनाथ है, इस जब डसेगा तो जहर धीरे धीरे चढ़ेगा। चढ़ गया। अब कैसे चढ़ा वो बता देता हूँ, बताऊंगा तो समझ में आप लोगों को कोई परेशानी हो रही लगता है, पीछे वालों को। तो ये जो नागनाथ है, ये नागनाथ जब डसता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है, ऐसा वो कहते थे। साथियों, इस देश के अंदर 1931 में ओबीसी की जाति आधारित गिनती अंग्रेजों के समय पर हुई थी। आज 1931 से लेकर के लगभग अभी 90 साल होने वाले होंगे। थोड़ा आगे पीछे जोड़ लेना, क्योंकि मेरा गणित कच्चा है, मुझे गणित कम आता है। तो इस तरीके से 90 साल हो गए होंगे। और वो 90 साल में आज तक पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हुई। पिछड़ा वर्ग कौन है, जैसे कुर्मी है, काछी है, अहिर है, गडरिया है, तेली है, तमोली है, नौवा है, इस तरीके की बहुत सारी जातियां हैं। और भी यहाँ अलग अलग जातियां होंगी ओबीसी की, तो इनकी गिनती नहीं हुई। इस देश के अंदर शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, भालू कितने हैं, गाय कितनी है, भैंस कितने हैं, बैल कितने हैं, इवन की रोड पर
पेड़ जो होते हैं उनकी भी गिनती होती। देखा होगा पेड़ में एक नंबर लिखा होता है। या तो लोहे की पट्टी लगी होगी या तो पेड़ की छाल को काट करके उसके अंदर लिखा होगा। मैं देखता रहता हूँ ना रोड पे जब चलता हूँ, हाँ क्या क्या होता है, मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ। तो इस तरीके से देखा तो इस देश के अंदर गाय कितने, भैंस कितने, घोड़े कितने, कुत्ते कितने, पालतू कुत्ते कितने हैं, फालतू कुत्ते कितने हैं, उन सब की गिनती हो गई। आप रेलवे स्टेशन पर जाओ और वहां पर टॉयलेट करने के लिए प्रसाधन बना होता है, उसमें स्त्री लिखा होता है, एक में पुरुष लिखा होता है। इस देश के अंदर एक जेंडर है जिसे लिंग कहते हैं, उसका लिंग है किन्नर। जब वो स्टेशन पर जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि पेशाब लगा है तो एक तरफ लिखा है पुरुष, एक तरफ लिखा है महिला। अब वो ना तो पुरुष है ना तो महिला है, क्योंकि उसको किन्नर कहते हैं। आपके देसी भाषा में उसको छक्का और हिजड़ा बोलते हैं। उसको समस्या हो गई, इधर जाऊं तो समस्या, इधर जाऊं तो समस्या। समस्या होगी तो समाधान होगा ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गांठबान लो क्या बता रहा हूं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसको लगा साला हमारी कोई गिनती नहीं इस देश के अंदर। पुरुष को अधिकार दिया संविधान में, महिला को अधिकार दिया, सबको दिया, हमारा कोई गिनती नहीं है। अगर होता तो तीसरा भी बाथरूम होता ना हमारे लिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और जब मानव को फंडामेंटल राइट, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ जो मिला हुआ है, सामान्य अधिकार, तो हमको होना चाहिए था। तो ऐसा देखा तो उन्होंने सोचा कि मीटिंग बुलाया उन्होंने आपस में कि हमको भी गिनती करा लेना चाहिए। तो उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके मोर्चा निकाला सरकार के सामने और कहा हमारी गिनती कराओ। सरकार ने उनकी गिनती करा दी कि पूरे देश में इतने हिजड़े हैं, इतने हिजड़े हैं। मतलब हिजड़ों ने अपनी गिनती करा लिया, पर 90 साल के इतिहास में पिछड़ों ने अपनी गिनती आज तक नहीं करा पाए। अभी 5-6 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। काशीराम साहब कहते थे कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये नागनाथ है और ये जो बीजेपी है ये सांपनाथ, कांग्रेस पार्टी है जो सांपनाथ है और जो बीजेपी पार्टी है ये नागनाथ है। सांपनाथ डसता है तो जहर धीरे धीरे चलता है, नागनाथ डसता है तो आदमी का 2-4 घंटे में ही काम तमाम हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों ने गिनती नहीं कराने का काम किया। यही बता, हाँ। इस तरीके से ओबीसी के प्रधानमंत्री ने, जो नागनाथ सरकार बैठी है केंद्र में नरेंद्र मोदी की, ये नागनाथ ने कहा हम इस देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऑर्डर दिया, कहा स्टेटमेंट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार पुनः विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती कराई जाए। बिहार में आरजेडी एक पार्टी है लालू प्रसाद की। आरजेडी पार्टी का इस समय पर जो लीड करने वाला नेता है लालू प्रसाद यादव का बड़ा जो बेटा है छोटा तेजस्वी यादव, वो लीड कर रहे हैं उस पार्टी को। उन्होंने कहा कि जब गाय बैल भैंस की गिनती करते हो तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर इन मनुवादी जो पार्टियां हैं, जो नागनाथ और सांपनाथ हैं, उनकी नजर में जानवर ज्यादा कीमती है। इसका मतलब ये होता है जानवर ज्यादा कीमती है, पर ये पिछड़े वर्ग के लोग जो घंटा बजाने का काम करते हैं उधर जाकर मंदिरों में, ये कीमती नहीं है। इनको कहते हैं तुम जाकर उधर घंटा बजाओ और अगले जन्म की तैयारी करो, तुम इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। मतलब जानवर उनकी नजर में अच्छा है, जानवर महत्वपूर्ण है, तभी ना गिनती किया कि इसकी सुरक्षा करना है, ये मर गया, ये जिंदा है कि नहीं है।
आदमी जिसको कीमती मानता है उसी की ना ख्याल खबर रखता है ना। हाँ, तो उनकी नजर में ओबीसी के लोग, ये नागनाथ और सांपनाथ जो पार्टी है मनुवादियों की, उनकी नजर में ये ओबीसी के लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर हैं। और इनकी ये ओबीसी के जो नेता हैं, ये इन्हीं की पार्टियों के पीछे पिछलग्गू बने घूमते रहते, कुत्ते की तरह दौड़ते रहते और आज तक अपनी गिनती नहीं करा सके। अगर इस देश के अंदर SC ST OBC के और जितने भी पार्लियामेंट में सांसद बैठे हैं, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो अभी आधे घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी, अगर वो लोग विड्रॉ कर लें। लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, ये अभी बाद में बताता हूँ, नहीं तो आपका मजा खराब हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी इनकी हजामत करना है तो थोड़ा मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा घोटाला ओबीसी के साथ किया और 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने 55 साल राज किया और उनको जानवर बनाकर रख दिया। जानवर से नीचे मतलब आप समझदार लोग हैं, गांव में रहते हैं, क्योंकि मवेशियों के बीच में आप लोग मालिक हैं उनके। तो इस तरीके से ये किया। दूसरी बात एक और बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली में एक बार इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया। और 2009 तक आते आते सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट आया कि इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भुखमरी और अधभुखमरी की कगार पर हैं। ये किसका रिपोर्ट था? केंद्र सरकार का। और नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। तो केंद्र सरकार ने जब रिपोर्ट दिया कि गरीबी हटाओ का नारा दिया और 2009 में रिपोर्ट आया सेन गुप्ता कमेटी का कि 83 करोड़ लोग भुखमरी और अधभुखमरी की कगार पर हैं, जिनका डेली का इनकम 20 रुपया है। तो उस समय पर 2009 में सेंटर में जो सरकार थी वो मनमोहन सिंह की थी, कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने कहा अरे भुखमरी और अधभुखमरी की कगार पर पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको मरने नहीं देंगे। तो 2009 में उन्होंने फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए, खाद्य सुरक्षा बिल, और उन्होंने कहा कि अब हम गारंटी के साथ बोलते हैं, कानून बना देते हैं कि आपको मरने नहीं देंगे। आप मरने वाले थे लेकिन हमने बचा लिया, आपको मरने नहीं देंगे। आपको हम राशन कार्ड की दुकान में अब राशन देंगे, आपको मरने नहीं देंगे, पर आपको मोटा भी नहीं होने देंगे। मतलब हम आपको मरने नहीं देंगे पर हम आपको मोटा भी नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे? हम आपको उतना खाने को देंगे जिससे आप 2 टांगों पे चल करके जब वोट का समय आए तो आप वहां तक जाओ, बूथ तक, और हमारी पार्टी को वोट दे सको। हम आपको इतना देंगे कि आप 2 टांगों से चलकर वहां तक पहुंच जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं? तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ना आपको मरने नहीं देंगे, हम आपको मोटा भी नहीं होने देंगे। ऐसा ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने। कानून किसने बनाया? मरने नहीं देंगे, कांग्रेस ने। तो क्या है? अब मेरा सवाल ये है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, 55 साल सरकार इस देश के अंदर मान लीजिए हो गई, सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी, राजा तुम, इस देश का खजाना तुम्हारा, फिर ये भुखमरी की कगार पर कैसे पहुंच गए? सवाल है ना। राजा तुम, सत्ता तुम्हारी, खजाना भी तुम्हारा, फिर ये सत्ता ये भुखमरी पर कैसे पहुंच गए? या तो भुखमरी पर, इसका जवाब तो कोई जवाब नहीं है। फिर भी हमारे लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी है, बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देखो देश को आजादी दिला दिया। अरे आजादी तो तुमने दिलाया, चलो हम मान लेते हैं, लेकिन गुलाम भी तो तुम्ही ने बनाया। तो तुम्हारी गुलामी, जिनकी गुलामी में हम पहले थे और आज तुम्हारी गुलामी में है, तो हम तो साला गुलामी में ही जी रहे हैं। तो तुम्हारी गुलामी से अच्छा तो उन्हीं की गुलामी थी, क्योंकि वो तो उन्होंने तो बनाया ही हुआ था।
तो तुम्हारे में और इनमें कोई अंतर है? नहीं है। पर हमारे लोगों को ये बातें कोई बताता नहीं है। वो नेता आता है ऐसे ऐसा कुर्ता पहन के लंबा लंबा, हमारे सोच नेताजी आ गए 10-20 गाड़ियां लेकर के, हमारे आदमी नेताजी आए हैं। जिसके दरवाजे पे चले गए वो 2 फुट जमीन से ऊंचे ऊपर चलने लगता है। बताते कुछ नहीं है, खाली वोट दे देना, हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। वो झांसा देकर चले जाते। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया। मैंने सिर्फ 2 बातें बताई, तीसरी बात एक और बात बता देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की हजामत में अभी काफी देर से कर रहा हूँ। नागनाथ सांपनाथ की कर दिया है, अभी नागनाथ की बाकी है, उसकी भी हजामत करनी है मुझे। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना? राजीव गांधी। राजीव गांधी ने कहा कि मैं इस देश से 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं और वो जाते जाते नीचे 15 पैसे बचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा देखो कितना ईमानदार नेता है, 1 रुपया भेजता है, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में। देखो इसने पूरे देश को बता दिया कितना ईमानदार नेता है। अब मेरा सवाल है, राजीव जी, प्रधानमंत्री आप, CID आपकी, CBI आपकी, सारी व्यवस्थाएं आपकी, पुलिस भी आपकी। मेरा सवाल ये है कि नीचे 15 ही क्यों पहुंचते हैं, 85 क्यों नहीं पहुंचते हैं? जो 85 खा गए उनको पकड़ लो ना। अरे तुम राजा हो, देने वाले भी तुम ही, लुटवाने वाले भी तुम ही, और कह रहे हो पहुंचते 15 है, 85 गायब कराने वालों के सरदार हो तुम। गायब कराने वालों के सरदार हो तुम। उसने कहा कि गायब हो जाता है, सरेआम उसने कहा कि 85 गायब हो जाता है। हमारे लोग इतने भोले शंकर हैं, उसने पता है क्या बोला? देखो ये कितना ईमानदार प्रधानमंत्री है, पूरी ईमानदारी से बता रहा है। अबे बता नहीं रहा है, वो कह रहा है कि हम लुटवा रहे हैं, वो भी हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही है तो मेरी क्या गलती है? ऐसा है। तो लोग आते ना रोड पे, क्या बोलते? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ऐसे ही बोलते ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? वो कहता है राम के नाम पर लूट हो रही है तो जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, नहीं तो जब प्राण छूट जाएगा तो तुम्हारे लूटने लाटने का कोई मतलब है? इसलिए पहले लूट लो। बीजेपी ने लूटा कि नहीं लूटा? लूटा ना? मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चल रहा है ना इसको दुनिया में लोग देख रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है। जितने इधर बैठे हो वहां लाखों लोग पीछे देख रहे हैं। तो उन्होंने पहले बता दिया कि लूट सके तो लूट ले, नहीं अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो अपने लोगों को समझा रहे हैं कि प्राण जाने के बाद कुछ नहीं पता कौन कहा जाएगा, इसलिए पहले लूटते जा और मौज करते जा। वो लूट रहे हैं और मौज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये समझने की बात है। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया और ये ऐसा किया। दूसरा, ये जो बीजेपी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो सांपनाथ है, एक दिन उसने नागनाथ के साथ मीटिंग किया। सांपनाथ ने नागनाथ को बुलाया और कहा भाई इधर आ जाओ। देखो उसने कहा, सांपनाथ ने क्या कहा? देखो मैं पुराना हो गया, अभी बूढ़ा होने को आया हूं, मेरे दांत कमजोर हो गए हैं, अभी मेरे जहर में असर कम हो गया है, इसीलिए अब मैं तुमको डसने के लिए तुमको कहता हूं कि अब जाकर तुम डसो। अभी तक मैंने 65 साल से डसते डसते मैं थक गया, अभी मेरे दांतों में जहर उतना है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा हे नागनाथ, तुम्हारे जहर में भी ज्यादा ताकत है, तुम ज्यादा जहरीले हो, इसलिए अब तुम जाओ, तुम डसो। तो 2014 में इस देश के मीडिया और पत्रकारों ने कहा नरेंद्र मोदी को
बीजेपी पार्टी और आरएसएस के लोगों ने प्रोजेक्ट किया कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, तो उन लोगों ने आगे लेकर आए तो नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा, भाइयों बहनों, मैं नीची जाति का हूं, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं चाय बेचने वाला था और मैं देशभक्त हूं, और देशभक्ति के लिए मैंने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, देश की सेवा करने के लिए, ऐसा नागनाथ ने कहा। समझे? और इसके बाद जब नागनाथ ने ऐसा कहा तो हमारे लोगों ने कहा, देखो कितना बड़ा देशभक्त है, बीवी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पक्का ये देश के लिए कुछ करेगा, बहुत अच्छा करेगा, यही देशभक्त आया है। इसके बाद उसने कहा, अगर आप लोगों ने मुझे जिताया और दिल्ली में सरकार बनाई तो हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। बोला था ना, हमारे लोगों ने नारा लगाया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इसका मतलब घर घर में मोदी को जाना चाहिए। ये लोगों, घर घर के लोगों, तुम वोट दो इसको। और लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया मोदी का, और वोट दिया, और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवा दी। अब जब नारा लगाया ऐसा, तो मैं एक गांव से जा रहा था, कुछ बच्चे नारा लगा रहे थे और वो कह रहे थे, हर हर मोदी, घर घर खोदी। खोदी का मतलब समझते? खो देगा, एक एक के घर को खोदवाएगा। इसका मतलब ये होता है। अभी मेरे को समझ में आता है कि वो जो बड़े बड़े नारा लगा रहे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उनसे अच्छे तो बच्चे थे, उनको ज्यादा समझ में लगता है, आ गया था पहले। छोटे बच्चे वो मजाक मजाक में बोल रहे थे, हर हर मोदी, घर घर खोदी। तो इस तरीके से जब उसने 15-15 लाख का वादा किया और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की बैठ गई, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों जाओ और खाता खुलवाओ बैंक में 0 बैलेंस का। हमारे लोग दौड़ते दौड़ते गए, और अगर कोई लेट हो गया तो उसकी घरवाली कहती थी, तू यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, जरा जल्दी जा, सुबह 5 बजे से खड़े हो जा बैंक के सामने, कहीं हमारा नंबर कट न जाए। तो गए और वहां पर उसने खुलवाया खाता 0 बैलेंस का। इसके बाद बैंक के मैनेजर ने कहा कि देखो ये 0 बैलेंस का खाता है, इसमें थोड़े बहुत पैसे डाल, 200-400। तो क्या हुआ, मोदी जी फिर बाद में आए पीछे से और उन्होंने कहा देश में अब वो निकल गई। इसके बाद नागनाथ ने डसना तेजी किया। जैसे ही नागनाथ आए दिल्ली में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देश का चौकीदार हूं। बोला था ना चौकीदार हूं, चौकीदार उसने बोला। लोगों ने कहा, देखो कितना ईमानदार आदमी है, हमारी सुरक्षा और पहरेदारी करने के लिए ये आदमी चौकीदार तक बन गया। बताओ यार, देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार कह रहा है, कितना महान आदमी है। गांव में और शहर रहो, पर मेरे भरोसे मत रहो। अबे जब हमको ही जागना है तो तू चौकीदार का ही के लिए बना है? इसलिए चौकीदार होता है कि हम आराम से सोएंगे, आराम करेंगे घरों में, और तुम हमारे घरों की रक्षा करोगे रात में। पर वो चौकीदार क्या कहता है, जागते रहो, फिर भी तनख्वाह लेता है, जागते रहो। इसका मतलब होता है हमारे भरोसे पर मत रहो। ये नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया था, मैं देश का चौकीदार हूं, मतलब मेरे भरोसे पे मत रहना। लेकिन लोग तो थे। इसके बाद जैसे ही आए और उन्होंने कहा कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, ऐसा हलफनामा उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर दिया। इसके बाद उन लोगों ने इस देश के अंदर निजीकरण किया, और निजीकरण करने के बाद उन्होंने इस देश की संपत्ति को बेचना शुरू किया। रेलवे डिपार्टमेंट को बेच दिया, बीएसएनएल डिपार्टमेंट को बेच दिया, बंदरगाहों को भेज दिया, एयरपोर्ट को भेज दिया, इस देश के पूंजीपतियों को, अडानी और अंबानी को भेज दिया। अभी जाकर लखनऊ चले जाओ तो लखनऊ में जो एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह के नाम पर बना था, अब वो एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया। अडानी एयरपोर्ट का मतलब अभी वो अडानी का हो गया, पहले वो सरकार का था।
बनाया सरकार ने। सरकार का पैसा हमारा पैसा, सरकार का पैसा हमारा पैसा, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हम टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से इस देश का विकास होता है। हमारा पैसा, देशभक्त को हमारे लोगों ने खजाने पर बैठा दिया, देशभक्त ने हमारे लोगों का ही काम तमाम कर दिया। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है मारा मारा नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रही। अगर कहीं सफाई कर्मचारी की जो नाली साफ करने के लिए जगह खाली होती है, अगर अखबार में निकल जाए कि यहाँ पर 25 पोस्ट जो है सिर्फ सफाई कर्मचारी के लिए है, जिसकी योग्यता 8वीं पास है, तो फार्म भरने वाले कितने आते हैं पता है? अगर 25 पोस्ट है तो 5000 लोग फार्म भरते हैं। और वो फार्म भरने वालों में कौन पता है? जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इवन की पीएचडी होल्डर भी अब भरने लगे। ये हमारे साथी हैं जो मीडिया के पत्रकार हैं, जय बंधु जी, इन्होंने मुझे बताया कि पीएचडी होल्डर भी सफाई कर्मचारी के लिए फार्म भरता है। गजब है, इतना ज्यादा नागनाथ ने विकास किया लोगों का। इसके बाद इस देश के अंदर महामारी पैदा हुई और दुनिया के लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए, दुनिया में लोगों ने अपने लोगों को बचाने के लिए सारे इंतजाम किए। हमारे यहाँ पर अस्पतालों में ऐसा इंतजाम था कि अगर कोई बीमार हो गया और अगर अस्पताल में चला गया तो इतना बढ़िया इंतजाम किया था कि एक बार गया तो दोबारा लौट कर ही नहीं आया। ऐसा हुआ गांव में। वो लोगों ने सोचा जिसको सर्दी जुकाम बुखार हो गया, उन्होंने कहा झोला छाप जो डॉक्टर है भैया तुम ही भगवान हो, अब दद्दा तुम बचा लो। क्योंकि वहां जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो डायरेक्ट टिकट कट जाता है, जाता है तो लौटता ही नहीं। नागनाथ ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि सीधे स्वर्ग में सीधे डायरेक्ट चला जाता है, इतना तेजी के साथ डस रहा है। मेरे कहने का भाव ये है कि हमारे ही समाज में जनसंख्या हमारी है SC ST OBC माइनॉरिटी की, और उन लोगों को कहा जिसके 2 से ज्यादा है उनको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब भगा दिया, व्यवस्था से खदेड़ दिया। तो ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर नागनाथ बैठा है, ये नागनाथ ने यहाँ भी डसना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसान कानून आंदोलन, किसान कानून बनाया। जो केंद्र में नागनाथ बैठा है उसने कानून बनाया किसानों के विरोध में, और इतना खतरनाक वो 3 काले कानून बनाए कि वो दिल्ली में लोगों ने मोर्चा लगा दिया किसानों ने, और 7 महीने से बैठे हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं उस आंदोलन में। वो किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा लो, इस बात की गंभीरता देखो कि कितना खतरनाक वो कानून होगा। उसकी मैं 2 बातें बताता हूं। वो बातें ये हैं कि आने वाले समय में अगर वो कानून लागू हो गए इस देश के अंदर, तो ये देश के अंदर ठेकेदारी पर खेती होगी। सरकार की तरफ से ठेका लिया जाएगा और वो ठेकेदार पूंजीपति लोग होंगे और किसान को बोलेंगे ये बो, इसकी बिजाई करना, बिजाई बोलते नहीं, बुआई बिजाई, बुआई करना है, ऐसी बुआई करना है। तो अगर वो उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कानून ऐसा है कि पुलिस वाला उसको थाने में ले जाएगा, गरम करेगा वहां उसका पिछवाड़ा। हाँ है, कानून में है, इंस्पेक्टर लेकर जाएगा। शिकायत करने पर कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया तो वो फसल उगाएगा, और वो जो फसल है उसका कीमत 10 रुपए में आपसे खरीदेगा, फिर उसको अपने स्टोर में लेकर जाएगा, और स्टोर में लेकर आ जाने के बाद वापस आपको जब बाजार में बेचेगा तो 110 रुपए में बेचेगा। 110 रुपए में बेचेगा। इसके बाद वो क्या करेगा पता है? 10 रुपए की चीज हमारा ही आदमी फिर बाजार में सामान खरीदने जब जाएगा तो उसी को 110 रुपए में खरीदेगा। मतलब मक्की का भुट्टा 10 रुपए का वो बाजार में आपसे 10 का ले जाएगा, बाजार में 110 का बेचेगा। आपके बच्चे ने अगर बाजार में जाकर कह दिया कि पापा ये मक्की का भुट्टा मुझे खरीद के दे दो, तो वो 10 रुपए की चीज आपको 110 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। मतलब आपको आर्थिक रूप से इधर मारा जाएगा और उधर से लूटा जाएगा। ठीक है, ये 2 काम होगा। फिर हमारा आदमी जो पैसे के हालात से बिल्कुल पिछड़ जाएगा, वो कहेगा बाबूजी घर की हालात ठीक नहीं है, ठेकेदार को लड़की और लड़के जवान हो गए हैं, उनकी शादी करना है, थोड़ा कर्जा दे।
वो कहेगा ले लो, ब्याज पर पैसा दे देगा, ब्याज चढ़ता रहेगा। कुछ दिनों के बाद कहेगा ए भैया देखो ब्याज पे पैसा तो दे रहा हूँ, अब तुम्हारा इतना हो गया, हमारा पैसा लौटा दो। तो वो कहेगा पैसा लौटा दो, तो आप क्या करोगे? पैसा दे नहीं पाओगे, और पैसा दे नहीं पाओगे तो क्या होगा पता है? वो आपकी जमीन को कहेगा हमारे नाम करवा दो, हमारे नाम करवा दो जमीन। आप उसके नाम करवा दोगे तो आप अपनी ही जमीन में मजदूर बन जाओगे। जिसकी 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा 6 बीघा 10 बीघा 20 बीघा है, वो आने वाले समय में अपनी ही जमीनों में मजदूर बन करके रह जाएंगे। ये है प्लान। तो किसानों की नली काट दिया, नौजवानों की नली काट दिया, जो आरक्षण था SC ST OBC का सरकारी विभागों में उसको भी काट दिया, सारा सत्यानाश कर दिया, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे जो पार्टियों के लोग हैं, जिनको हमने नेता माना, SC ST OBC के लोग जो हमारे नेता है, जिनको हमने माना हमारे नेता, उनके सामने चुप बैठे हुए। जानते हो क्यों? ये मनुवादी लोगों ने हमारे नेताओं को खसी कर दिया है। खसी समझते हो? बधिया बोलते हैं, बधिया कर दिया है। बैल को जोतने से पहले खसी किया जाता है, बधिया किया जाता है, इसके बाद उसको जोता जाता है खेत में। वो जोतने के ही काम आता है, बाकी उसकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। ऐसे इन मनुवादी पार्टियों ने, जो हमारी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की पार्टियां हैं, इन नेताओं को खसी कर दिया है और बधिया कर दिया है। आज समाज के अंदर बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट, डकैती, अत्याचार, व्यभिचार सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे नेता चुप बैठे हुए। चुप नहीं बैठे, चिड़ी चुप बैठे। चिड़ी चुप समझते हो? अगर किसी बाग में चले जाओ, रात को कोई आवाज ना है तो ऐसा लगता साला चिड़ी चुप है, बिल्कुल घनघोर चिड़ी चुप है, कहीं से कोई टू टांग की आवाज भी नहीं आ रही। रात को जब अंधेरे में आदमी जाता, चिड़ी चुप। तो ये नेता भी हमारे चिड़ी चुप बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों, आज हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है। तो जैसा करेक्टर ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग करते हैं, ऐसा ही चरित्र हमारे लोगों के नेताओं का और पार्टियों का हो गया, जिसको लोग कहते हैं कहावत में कि हाथी के जो दांत हैं वो खाने की और दिखाने की ओर हो गए। हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। ऐसा चरित्र हमारे नेताओं का हो गया। इसीलिए आज हमारा समाज अत्याचार से पीड़ित है और इसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। साथियों, एक गडरिया होता है जो भेड़ों को चराता है, और भेड़ों को चराने वाला जो गडरिया होता है, वो गडरिया के पॉकेट में जब पैसे जब खत्म हो जाते हैं जेब में, तो वो गडरिया पता है क्या करता है? 2-4 भेड़ों को पकड़ता है और बेच देता है। कभी भेड़ से नहीं पूछता है आपको बेचूं कि नहीं बेचूं, बेचूं कि नहीं बेचूं, ऐसा वो बेच देता है। हमारे नेताओं को हमारे लोग अपना नेता मान करके वोट देते हैं, और ये हमारे नेता उधर जा करके बेच देते हैं। अपनी पोजीशन तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन समाज का सत्यानाश कर देते हैं। और हमारा समाज, ये भोला शंकर, इनके इंतजार में रहता है कि नेताजी मेरे लिए कुछ करेंगे। अरे तुम्हारे लिए कछु नहीं करने, नेताजी ने कुछ नहीं करेंगे और ना आगे करने वाले हैं। तो हमने सोचा बहुजन मुक्ति पार्टी ने कि नेताओं का बंदोबस्त करना होगा, नेताओं का बंदोबस्त करना होगा, और ये नागनाथ और सांपनाथ का भी बंदोबस्त करना होगा। इसलिए हम दोनों का बंदोबस्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा लेकर आए हैं कि जब तक हम अपने समाज में नेताओं पर लगाम नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये लड़ाई अब हमें लड़नी होगी। नेताओं के भरोसे लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। जानते हो, देसी में एक कहावत है गांव में कि संदेशों से खेती नहीं होती। किसी को संदेशा दे दो कि फलाने तुम मेरी खेती में जाकर के बिजाई कर देना, वो करने वाला नहीं है। खुद जाकर बिजाई करनी होगी, गुड़ाई करनी होगी, तब जाकर के फसल पैदा होगी। इसलिए साथियों, ये बात समझने की जरूरत है। तो संदेशों से खेती नहीं होगी। तो हमने सोचा कि हमारा नेता तो बदमाश हो गया, ये तो बेचने बाचने का प्रोग्राम बना करके चलता है, तो हमको इनको जगाना होगा। हमने शुरू कर दिया जागरण। ये जागरण कर रहा हूँ ना मैं, जगा रहा हूँ, सुला नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जाग जाओ।
तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी जिम्मेदारी और एहसास के साथ आपके साथ आई है और कि समाज को जगाना है। और बहुजन नायक काशीराम साहब का जो दिया हुआ नारा है, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको बुलंद करना होगा। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा करना होगा। क्योंकि पहले नारा लगता था, तिलक तराजू और तलवार, वोट न मांगो इनके द्वार। काशीराम साहब ऐसा नारा लगाते थे जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अब वो नारा बदल गया है। अब तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। मतलब बाबा साहब कहते थे कि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये कट्टर दुश्मन है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं हमारे नेता, नहीं नहीं नहीं, सांप भी रहेगा यहीं पर, नेवला भी यहीं पर रहेगा। समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहे हैं और आगे क्या कहते हैं, सत्ता के लिए सब स्वीकार का मतलब जहां बकरी पानी पिएगी वहां शेर खान भी आकर पानी पिएगा और बकरी के साथ दोस्ती करेगा। मतलब एक ही घाट में पानी पिएंगे, अब शेर भी और बकरी भी। और बाबा साहब कहते हैं कि शेर और बकरी कभी एक घाट पे पानी नहीं पी सकते। अगर तुमने पानी पिलाने का ऐसा इरादा किया तो एक दिन शेर को भूख लगेगी तो वो आएगा। कुछ दिन तो शेर कहेगा बकरी से, देखो मैं शाकाहारी हो गया हूँ, अभी मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मैं बहुत सात्विक आदमी हूँ, शाकाहारी हो गया, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। फिर एक दिन जब शेर को भूख लगेगी तो वो बकरी को कहेगा कि देखो मैं शाकाहारी था, मैंने तुमको नहीं खाया, लेकिन क्या करूं, अभी मुझे भूख लगी है, मुझे एक बार खाने दो, मैं तुमको एक बार खाऊंगा, दोबारा नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक बार खाऊंगा, दोबारा नहीं खाऊंगा। और एक बार वो खाएगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। तो हमारे नेता कह रहे हैं कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पियो। ये मनुवादी लोग और तुम हमारे SC ST OBC के लोग, तुम आपस में अब ऐसा रहो कि मनुवादी तुम पर अत्याचार करे, चाहे तुम पर जो करे तुमको सहन करना है, लेकिन नेता हमको बनाना है, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब हमारे नेताओं का चरित्र बदल गया, उनकी हजामत मैंने किया, थोड़ा इनकी भी कर देंगे जरूरी। इसलिए साथियों, जो नारा काशीराम साहब ने दिया था, ये वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसकी ताकत को समझो। और आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ, ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई ये चल रही है, ये मैं उनको बता रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, और आपको भी आना चाहिए। तो ये लड़ाई अभी खुल्लम खुल्ला बहुजन मुक्ति पार्टी ने छेड़ दिया है, क्योंकि हमारे जो समाज की पार्टियां हैं उन लोग उन्हीं सवर्णों को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। अभी देखो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों की चिंता हो गई और ब्राह्मणों को जगाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोचा, अरे साला बहन जी आगे हो गई क्या मेरे से दौड़ में, मैं पीछे रह गया। अखिलेश यादव ने बयान दिया और कहा, मैं भी ब्राह्मणों का सम्मेलन करवाऊंगा, वो भी अयोध्या से नहीं। उसने सोचा अयोध्या में तो हो चुका है, पिट गया, अब क्या करूं। तो उसने कहा मैं बलिया से कराऊंगा, जहां से बहुत बड़ा देशभक्त चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ, वही था ना चंद्रशेखर आजाद, वहां से करूंगा, वीर की धरती से करूंगा। मतलब वो भी इन्हीं का पिछलग्गूगिरी कर रहा है और ये भी उन्हीं का कर रहे हैं। ये ब्राह्मण का सम्मेलन करने के लिए राजी है, ये बहुजन का सम्मेलन करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये तो भेड़े हैं, हम चरा रहे हैं इनको, क्योंकि हमने इनके दिमाग में जो जंग लगा वो छुड़ाने का काम तो किया नहीं, तो इनको तो समझ में आता नहीं है, तो हमको वोट देंगे ही देंगे। तो इसने सोचा भेड़े तो हम चरा ही रहे हैं, जब जरूरत जितनी होती है उतना बेच लेते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम था कि पीछे से बहुजन मुक्ति पार्टी वाले आ रहे हैं, तुम्हारा सफाया कर देंगे, और जिनको तुम भेड़ बना कर रखे हो उनको शेर बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो इनको पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, बहुजन मुक्ति पार्टी शेरनी का दूध लेकर गांव गांव में जा रही है, शिक्षा को लेकर जा रही है। और मैं आपको जगा रहा हूँ, जब ये जाग जाएंगे तो ये गुर्राएंगे। कैसे गुर्राएंगे वो बताता, जब आपके गांव में नेता आए,
चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको आएगा, उसको बोलना आखिरी बात है, इसके बाद बंद करना। तो बोलेगा आप बोलना आइए नेताजी बैठिए। तो इसके बाद तुरंत नेताजी के लिए पानी लेकर आओ, तुरंत उसको पानी पिलाना। उसको लगेगा यार इधर ठीक है, लगता है मेरा अभी है बरकरार है। इसके बाद जब उसको ऐसा लगे तो वो चालू कर देगा, आपको बिना पूछे वो अपना शुरू कर देगा और क्या बोलेगा, देखो हमारी पार्टी ने आपके साथ इतना कल्याण किया है, इतना भला किया है आपका, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोबारा से सत्ता में हमको लेकर के आओ, हम आपका महाकल्याण करेंगे इस बार। तो आप समझ जाना, तो उसको कहना नेताजी बात सही है, आपकी पार्टी ने हमारा पहले बहुत कल्याण किया है और इस बार भी लगता है आप हमारा महाकल्याण करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप करोगे। और आपने किया, हमने आपको वोट दिया, आपको हमने वोट दिया, आपने अभी हमारा कल्याण कर दिया है, आगे भी करोगे ऐसा हम मानते हैं। पर नेताजी एक बात कहना चाहते, बहुत प्यार से उसको बोलना, नेताजी एक बात कहना चाहते। वो कहेगा क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो उसको बोलना कि नेताजी जो अब आगे हमारा कल्याण आप करना चाहते हो, वो जो आपके मुद्दे हैं, क्या क्या करोगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लिखा होता है ना, पर्चा छाप कर लाते हैं, उनको बोलना नेताजी ये आप कर दोगे, ये अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम करो, ये 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे छपवा के और नोटरी करवा करके आप हमको ये दे दो, ओरिजिनल आप अपने पास रख लो और उसका फोटो कॉपी भी हमको दे दो। 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पे लिख कर नोटरी करवा के और छाप के दो कि आप हमारा ये कल्याण करोगे तो हम आपको वोट देंगे। आपका है ना, नेताओं के बाप का नहीं है, आपका है, क्योंकि हमारे पुरखों ने दिया वो अधिकार। अरे जो फोकट में मिला है, जो बाबा साहब ने और महापुरुषों ने संघर्ष किया, वो जो आपको दिया है उसको तो संभालो, उसकी कीमत को भी नहीं संभाल पा रहे हो। तो उसको बोलना कि आप लिख कर दोगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। वो कहेगा दूर से नमस्कार, इसका मतलब होता है उनको बताना, झगड़ा नहीं करना, उनको प्यार से बोल, नेताजी इसका मतलब होता है कि दूर से नमस्कार का, कि जब तक इस स्टैम्प पेपर पे लिख कर नहीं लाओगे तब तक आप जो है गांव के अंदर नहीं आओगे, बाहर से दूर से निकल जाना। तो नेताजी सोचेंगे साला बेइज्जती कर रहे हैं साहब। तो अगर गर्म होने लगे नेता, ठंडा हो जाए तो इतने में काम चला लेना, अगर गर्म हो जाए तो उसको बता देना कि नेताजी अब की बार अंतिम संस्कार। वो कहेगा अंतिम संस्कार मतलब, उनको कहना कि वोट का अधिकार हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हम सरकार बना सकते हैं, हम गिरा भी सकते हैं, हम नेता बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस बार हम आपकी राजनीति का अंतिम संस्कार कर देंगे और आप घर में बैठे रहो। देखो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, हम लोग लड़ रहे हैं ना, ये दुनिया देख रही है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि ये जो हमारे समाज के अंदर नेता पैदा हो गए, इन्होंने समाज को काट कर खाने का जो प्लान बना लिया, इससे अत्याचार बढ़ रहा है और वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आखिरी बात बताता हूँ, इसके बाद छुट्टी करता हूँ। आप भी परेशान हो रहे होंगे, छुट्टी कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश का संविधान बदल लो। बीजेपी ने कहा कि नई संसद भवन बनाई जाए और उस संसद को में जो है नई संसद बनाई जाए। तो यहाँ योग्य यतेंद्र गिरी नाम का एक महाराज है, उस महाराज ने कहा कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश करना चाहिए, मतलब पुराना संविधान खत्म कर देना चाहिए, ऐसा उसने कहा। इसका मतलब ये है कि जो संविधान ने हमें राजा बनाने का अधिकार दिया, शिक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य का और शस्त्र का अधिकार दिया, वो सब कुछ छिन जाएगा। और ये आप अंदाजा लगाओ कि आज भारतीय संविधान है, उसकी बदौलत हमको अभी राहत है। अगर उनका लिखा हुआ संविधान लागू हो गया तो फिर गले में हड्डी और झाड़ू लटक जाएगा और गुलामी और मजदूरी करनी पड़ेगी और रास्ता के अंधेरों में हमारे लोग खो जाएंगे। इस संविधान को बचाना है, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी डंडे और झंडे के साथ आपके बीच में आई। साथियों, जब तक झंडे से काम चलेगा, झंडे से चलाना, जब झंडे से काम नहीं चलेगा तो झंडे को उतार कर खीसा में रख लेना। खीसा समझते हो? जी हाँ,
हाँ, पॉकेट में, खीसे में रख लेना, जेब में रख लेना और डंडे का इस्तेमाल करना। तो साथियों, डंडा क्या है ये भी जान लो। ये जो SC ST OBC का समाज है हमारा, जिसको हम जगा रहे हैं, ये डंडा है। जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना मोटा डंडा हो जाएगा। जितना ज्यादा मोटा डंडा होगा उससे लोगों की हजामत करने के लिए ज्यादा मजा आएगा। अपने नेताओं जो बिगड़ैल सांड की तरह घूम रहे हैं, इनको भी हजामत कर देंगे और जो संविधान को बदल रहे हैं उनकी भी पिटाई करने लायक हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। साइड में डंडा को रखेंगे, खाली झंडे से काम चलाएंगे। आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य बनो, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों की है, हमारे बच्चों की है और कोई लड़ाई हमारी अब लड़ने वाला नहीं है। आप बहुजन मुक्ति पार्टी के सदस्य बनोगे, इसकी विचारधारा को, जो महापुरुषों की विचारधारा साहू फूले अम्बेडकर है, इसको जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाओगे और इस झंडे को बुलंद करोगे। नहीं तो अगर देश का संविधान अगर खत्म हो गया तो हमारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में, और आने वाली पीढ़ियां अंधकार में चली जाएंगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये क्या कहेंगे कि जो हमारे महापुरुष थे वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने हमें अधिकार दिया था। मेरा बाप पढ़ा लिखा नालायक निकला, वो अपने अधिकारों को बचा नहीं सका जो मेरे बाप दादाओं ने दिया था। इतना बड़ा नालायक निकला कि वो हमारे दिया। ये 100 रुपए की स्टाम्प पे जो लिखा हुआ है वो जिता दिया, तो आप हमको कोर्ट में खड़ा कर सकते हो और जेल भिजवा सकते हो 420 के, क्योंकि आपने स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट दिया है। तो गारंटी लेना होगा और गारंटी देना होगा। तो आप इतना करोगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सुना।